तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जैसे हो गया ओरिजिन ऑफ ब्लॉकचेन, फिर डेफिनेशन, ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन, पीयर टू पीयर नेटवर्क, फिर एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, मर्कल ट्री, और ऐसे ऐसे करके हम पूरा जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं सब मॉड्यूल्स हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, ओरिजिन ऑफ ब्लॉकचेन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इन 2009 सतोशी नाकामोटो क्रिएटेड बिटकॉइन, द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। तो 2009 में सतोशी नाकामोटो, जो कि एक अनोनिमस पर्सन है, उन्होंने बिटकॉइन का निर्माण किया। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। सेकंड पॉइंट, ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन। बिटकॉइन इज वन यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। अब हम कभी कभी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन का मतलब ही ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का मतलब बिटकॉइन, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटकॉइन हम ब्लॉकचेन का यूज़ करके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा यहाँ हम समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन हमारा एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हमारा होता है मन मन स्टैक। लेट मी चेंज द मार्कर। जैसे हमारा होता है मन स्टैक। अब ये क्या है? ये हमारा एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिसे यूज़ करके हम वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो हम वेबसाइट को समझ सकते हैं ऐसे बिटकॉइन, और मन स्टैक को हम ऐसे समझ सकते हैं ये ब्लॉकचेन है। सिमिलरली, बिट ब्लॉकचेन का यूज़ करके हम बिटकॉइन बना रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है। और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब बिटकॉइन इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन का एग्जांपल, एक यूज केस है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसके यूज केसेस है, जैसे कि इथेरियम हो गया, प्राइवेट ब्लॉकचेन हो गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज फ्लेक्सिबल एंड यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक फाइनेंस, सप्लाई चेन एंड हेल्थ केयर। अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बस एक क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। उसको हम फाइनेंस में, सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या क्या है उसका, वो सब हम आगे देखेंगे। अब हम अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन। सो हम इस डेफिनेशन को पार्ट बाय पार्ट से देखेंगे। हर एक चीज़ को डिवाइड करके, हर एक सेंटेंस को डिवाइड करके उसका पर्टिकुलर लिटरल मीनिंग समझ के उसके बाद हम उसको जॉइन करेंगे, तो हमें पूरे डेफिनेशन का, पूरे सेंटेंस का हमें मीनिंग पता चल जाएगा। तो ब्लॉकचेन इज पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। पीयर टू पीयर क्या होता है? पीयर टू पीयर हमारा एक आर्किटेक्चर है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी कंप्यूटर नोड्स, जितने भी हमारे नेटवर्क है, जितने हमारे नेटवर्क में नोड्स है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसे हम पीयर टू पीयर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब हमारे पास समझ लो एक कॉपी है ए। अब ये कॉपी ये सब नोड्स के पास होगा, ये कॉपी सब नोड्स के पास होगा, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ लेजर, लेजर का मतलब क्या होता है? हमारा एक लेजर को हम सिंपली एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक नोटबुक है जिसमें हम अपने ट्रांजेक्शन्स मैनेज करते हैं। लेजर को हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस इसे हम इतना समझ सकते हैं कि लेजर हमारा एक नोटबुक है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को मैनेज करते हैं। फिर क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर मतलब ये एडवांस्ड आपका इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसे हम यूज़ करके अपने डाटास को, अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मेलिशियस एक्टिविटी। ठीक है, नाउ इट इज़ अपेंड ओनली। नाउ व्हाट डज इट मीन अपेंड ओनली? मतलब हम इस लेजर को, या फिर कह सकते हैं हम इस ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते। एक बार इसमें कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो वो हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। बस अगर हमें कोई और ट्रांजेक्शन करना है तो हम दूसरा ब्लॉक ऐड कर सकते हैं बस। तो हम ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते, बस उसमें ऐड कर सकते हैं। इम्यूटेबल, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम ब्लॉक को या फिर लेजर को, अंदर के डिटेल को, इतने ब्लॉक को, फिर जैसे हो गया अपना ट्रांजेक्शन, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। हम बस ब्लॉक्स को अपेंड कर सकते हैं।
एंड अपडेटेबल। अभी तो यहाँ पे मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी मैंने कहा कि इम्यूटेबल है, फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अपडेटेबल ओनली। तो अपडेटेबल ओनली का मतलब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा है अलाइस और बॉब। अब अलाइस को बॉब को 5 बिटकॉइन देना था, लेकिन अलाइस ने बॉब को 10 बिटकॉइन भेज दिया। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा मतलब हमारे ट्रांजेक्शन में थोड़ा गलती हो गई है। तो इस ट्रांजेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। तो अभी जैसे हमारा एक ब्लॉक समझ लीजिए, इसमें एक ट्रांजेक्शन है अलाइस टू बॉब, ये हो गया 10 BTC का, लेकिन भेजना था 5 बिटकॉइन। तो अब क्या करेगा, बॉब रिटर्न अलाइस को 5 बिटकॉइन भेजेगा। तो हमारा जो फॉल्ट हुआ था, जो हमारे से हमसे मिस्टेक हुआ था, वो इम्प्रूव हो गया जब बॉब ने अलाइस को 5 बिटकॉइन फिर से भेजा। तो अब ये कैसे इम्प्रूव होगा, इसके लिए हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे जिसमें होगा बॉब टू अलाइस और इसमें होगा 5 बिटकॉइन। तो ये हमारा जो हमारे हमसे गलती हुआ था, जो भी हुआ था, इसे हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपडेटेबल हमेशा हमारे मिस्टेक को, हमारे फॉल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ओनली थ्रू कंसेंसस और एग्रीमेंट अमंग पीयर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि हमारे ब्लॉकचेन में हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में समझिए 50% है, 50%। ठीक है। अब अगर हमें एक नया ब्लॉक ऐड करना है, हमारे ब्लॉक के अंदर कुछ भी चेंज करना है, तो वो कम से कम 50 में से कहते हैं कि 40% या 60% एग्रीमेंट होना चाहिए। तो कम से कम 23 या 20% एग्री होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आप ये ट्रांजेक्शन अपडेट कर सकते हो। तभी हमारे ब्लॉक के अंदर नया डाटा फीड होगा, नया डाटा अपडेट होगा। वरना अगर 20% नहीं हुए, मतलब 18% हुए और बाकी के पर्सन मतलब बोल रहे हैं कि नहीं, ये ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, हमें इसमें कुछ गलत लग रहा है, तो ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं होगा, नया ब्लॉक ऐड नहीं होगा। तो इसे कहते हैं कंसेंसस और एग्रीमेंट अमंग पीयर्स। ठीक है। अब हम एक एक बार ये डेफिनेशन पूरा एक साथ देख लेते हैं। ब्लॉकचेन इज ए पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ब्लॉकचेन एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सब पार्टिसिपेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और हर एक लेजर हर एक नोड के पास अवेलेबल रहेगा। सब मतलब एक लेजर का बहुत सारे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उतने सारे कॉपी होंगे और सब पार्टिसिपेंट्स के पास एक एक कॉपी उस लेजर का होगा। और ये पूरा क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क एक एडवांस एन्क्रिप्शन को यूज़ करके सिक्योर्ड होता है। अब इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर हमें कोई अगर नया ब्लॉक ऐड करना है, तो बस वो अपेंड ओनली रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल। और उसे अगर हमारे से कोई गलती हो गई ट्रांजेक्शन के अंदर, तो उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं नया ब्लॉक ऐड करके। और ये नया ब्लॉक ऐड होगा कंसेंसस एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है। तो अब हमारा हो गया ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर, हमारा डेफिनेशन कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन। नाउ अब इसे देखते हैं। ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल बुक or ledger that securely keeps a record of all sorts of transaction. It's not just for money, it can be used to track anything like supply chain, property ownership or patient records. Now जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ब्लॉकचेन को हम बस क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। इसे हम ऑनलाइन वोटिंग में यूज़ कर सकते हैं, सप्लाई चेन्स में यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप, रियल एस्टेट, पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं और ये सब हमें अब पहले से, इसके लिए तो पहले से वेबसाइट्स बने हुए हैं, पहले से इसके लिए सिस्टम अवेलेबल है। तो हमें ब्लॉकचेन का यूज़ क्यों करना है, क्योंकि ये एडवांस एन्क्रिप्शन, जैसे कि ऊपर मेंशन किया हुआ था, क्रिप्टोग्राफिकली ये हर एक डाटा को क्रिप्टोग्राफिकली लॉक करता है। तो उससे हैकर्स का और फिर कोई मैलिशियस एक्टिविटी होने का चांसेस बहुत कम होता है। और एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, मतलब अगर कोई एक पार्टिसिपेंट है जो कुछ चेंज किया गलती से भी, मतलब वो कुछ ऐसा मतलब करना चाह रहा है कि ये मैं चेंज करके इसमें कुछ फॉल्ट ला दूँ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सबका एग्रीमेंट चाहिए होता है और मिनिमम 40-50% लोग का एग्रीमेंट होना चाहिए एक डाटा को चेंज करने के लिए। तो ये सब बेनिफिट्स की वजह से हम इन सब एप्लीकेशंस में ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं। नाउ अदर हैंड बिटकॉइन ब्लॉकचेन का यूज़ करके बना है। अब बिटकॉइन भी एक उसका एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग, सप्लाई चेन और पेशेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सब इसका एप्लीकेशन है। वैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि उसका एक
एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये क्यों इन्वेंटेड हुआ, ये क्यों बना हुआ था कि पहले के ज़माने जब क्रॉस बॉर्डर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे तो उसके अंदर बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे मैलिशियस एक्टिविटी होते थे और उसमें बैंक भी अपना इन्वॉल्व होता था, बैंक को भी हमें कुछ कट देना पड़ता था। तो ड्यू टू बिटकॉइन की वजह से, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिटकॉइन, हम ये सब जितने भी हमारे मैल प्रैक्टिसेस है, जितने भी हमारे जो अभी हमें थर्ड पार्टी को हमें पे करना पड़ता था, फीस एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ता था, प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता था, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लॉकचेन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन, ये सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन peer to peer network all the nodes are equal and each node play a role of client and server with other node. नाउ क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है पहले वो हम समझ लेते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर, यहाँ पे ये सब क्लाइंट हैं और इन्हें अगर फॉर एग्जांपल ए ये हो गया, ये बी हो गया, अब ए को बी से ट्रांजेक्शन कुछ लेना है या फिर कुछ डाटा शेयर करना है तो ये पहले ये डाटा यहाँ पे भेजेगा सर्वर के पास, फिर सर्वर यहाँ भेजेगा, फिर अगर बी को ए से कुछ ट्रांजेक्शन करना है या फिर कुछ कम्युनिकेट करना है तो बी इसको पहले सर्वर को भेजेगा, फिर सर्वर से ये ए के पास जाएगा। तो हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कम्युनिकेशन या फिर ट्रांजेक्शन ऑफ डाटा इस प्रकार होते हैं ना। अब पीयर टू पीयर में क्या होता है, पीयर टू पीयर में ऐसा कुछ नहीं है। पीयर टू पीयर में हर एक नेटवर्क, जैसे ये एक क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, ये क्लाइंट, अब ये क्लाइंट भी है, ये सर्वर भी है, मतलब हमारे पास एक समझ लीजिए ये लेजर है या फिर ये कोई डाटा है, तो ये सेम डाटा इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अब अगर इसे इसे कम्युनिकेट करना है, नोड ए को नोड बी से कम्युनिकेट करना है तो ये इसे अपना डाटा किसी और के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का ये मतलब होता है। अब देखते हैं अगला। इन दिस नेटवर्क मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट नोड्स इन द नेटवर्क, जैसा कि मैंने भी कहा, एज डाटा इज अवेलेबल ऑन मल्टीपल नोड्स देयर इज नो चांस ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर लाइक इन ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब इसमें अगर हमारा ये सर्वर फेल हो गया तो क्लाइंट ए बी सी डी कोई भी क्लाइंट किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, अपना डाटा भेज नहीं सकता किसी के पास, तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का हमें डर रहता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। वेरएस अगर हम पीयर टू पीयर में देखें तो अगर ये नोड फेल हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, फिर भी ये नेटवर्क को कुछ बोलते हैं ना, इसके फेल होने से कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी भी सबसे कनेक्टेड है। तो ये निकल इसको बस हम अगर ये अगर हमारा ये सर्वर फेल हो गया, ये क्लाइंट हमारा फेल हो गया तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इससे हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है हमारे पीयर टू पीयर में एडवांटेज पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज करने का। नाउ failure of single node does not affect the data as multiple copies of the same data remain safely and securely on other node। जैसे कि मैंने कहा, if one copy of data changes or become inaccurate or majority of nodes pairs exact and accurate copies exist which makes false record automated। now इसे हम इसमें देख लेते हैं। अब समझिए हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। नाउ अब ए कुछ मलेशियस एक्टिविटी करना चाहता है, जैसे इसके पास एक डाटा है, डाटा शीट है, इसमें ए है, बी है, सी है, अब ये कॉपी सबके पास है, लेकिन ये यहाँ पे सी को हटा के डी डालना चाहता है, ये ऐसा करना चाहता है। तो अगर ये ऐसा कर भी रहा है तो भी सब नोड्स के पास तो सब सेम डाटा पड़ा हुआ है, तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ए बी सी सी होना चाहिए, ये डी, मतलब ए कुछ मलेशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो बाकी तो हम इस सर्वर को, इस क्लाइंट को, इस पार्टिसिपेंट को हम पकड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कुछ मलेशियस एक्टिविटी कर रहा है, इसे नेटवर्क से निकाल दीजिए, और बाकी सब हमारा जो सिस्टम है वो एकदम स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट रहेगा। वेरएस क्लाइंट सर्वर में ऐसा हम नहीं कर सकते, हम फॉल्ट पार्टिसिपेंट्स को या फिर मलेशियस पार्टिसिपेंट जो मलेशियस एक्टिविटी कर रहा है हमारे सर्वर में, उसे हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में, पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड इसे कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम इसे पकड़ सकते हैं। अब इसे देखते हैं। Now, there is no centralized administrative system in peer-to-peer network. The resources available on the other nodes are shared by each node or peer.
In blockchain technology, peer-to-peer architecture, every node maintains complete updated copy of blockchain ledger or database. It helps to reach on consensus about the actual state of distributed ledger. जैसा कि मैंने कहा, अब अगर इस नेटवर्क में, इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हमें कुछ नया डाटा ऐड करना है, नया ब्लॉक ऐड करना है, तो वो कंसेंसस से ही पॉसिबल है। मतलब अगर 50 लोग हैं तो उसमें से कम 23 का एग्रीमेंट मतलब यस होना चाहिए डाटा ऐड करने के लिए। एज ए रिजल्ट इट assures decentralization, security and resistant to several cyber attack. Now, जैसे कि हमारा ये पूरा नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इस पे साइबर अटैक करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कोई भी एक अटैकर है, उसे हमारे सिस्टम पर अटैक करना है, तो सिर्फ एक सर्वर पे, जैसे हमारे क्लाइंट सर्वर होता है, क्लाइंट और सर्वर, उसमें हमारा ये सब क्लाइंट है और यहाँ पे हमारा ये सर्वर है। तो यहाँ पे अटैकर अगर बस सर्वर पे हमारे अटैक कर रहा है और हमारा सर्वर को क्रैश कर दे रहा है, तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन अगर अटैकर को हमारा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड जो भी नेटवर्क है, उसे पूरा कोलैप्स करना है, उसे क्रैश करना है, तो उसे हर एक नोड पे अटैक करना पड़ेगा और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो ये हमारा सिक्योरिटी एंड रेजिलेंट टू सेवरल साइबर अटैक करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट इज़ नीडेड बिटवीन मेजॉरिटीज़ ऑफ नोड टू टेक डिसीजन अबाउट टू ऐड द डाटा ब्लॉक इन ब्लॉकचेन। इसके अलावा अगर हमारा कोई भी डाटा कुछ भी हो गया, जैसे ट्रांजैक्शन हो गया या फिर कोई भी ब्लॉक हो गया, हमें ऐड करना है, तो हमें उसे सबका एग्रीमेंट चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, मिनिमम 40-50% लोग का एग्रीमेंट चाहिए होता है। Therefore, it is almost impossible for attacker to change data in bigger networks such as Bitcoin, Ethereum, etc.